नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम बिहार की बात। और बिहार की बात के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। संजय जी, आज हम चर्चा करेंगे नीतीश कुमार की, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जेडीयू के सर्वे सर्वा हैं। हम यह भी कह सकते हैं क्योंकि बीजेपी स्वीकार चुका है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में वे एनडीए के चेहरा फिर से होंगे। लेकिन इधर के दिनों में, या यूं कहें कि पिछले एक वर्ष से यह बात हम और आप नोटिस कर रहे हैं कि नीतीश कुमार राजनीतिक रूप में, शारीरिक रूप में, दोनों में कमजोर दिख रहे हैं और उनकी एक्टिविटी जो है वह कंट्रोल की जा रही है। जिस तरीके से वह लोगों से पहले संवाद किया करते थे, मीडिया से बातें किया करते थे, अब वैसी स्थिति नहीं रह गई है। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री की हाजिरी लगती थी और लोग फरियाद लेकर जाते थे, लेकिन वह कार्यक्रम भी बंद करा दिया गया और वह कार्यक्रम नहीं चल रहा है। और देखिए, अपने यहाँ क्या कहा गया, शारीरिक कमजोरी तो लगातार प्रकट हो रही है। सवाल भी उठ रहे हैं कि वह मुख्यमंत्री आवास के भीतर ही जो चंद प्राधिकारी हैं या कुछ मंत्री हैं, उनके इर्द गिर्द ही रहते हैं, उनसे बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। अपने यहाँ जबकि कहा यह जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, ऐसा हो तो धन्य हो जीवन। हमने देखा, आपने देखा, विजयादशमी के दिन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में किस तरीके से उनके हाथों से तीर कमान दोनों छूट गया। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने फेंक दिया, छूट गया। जबकि राज्यपाल और दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी तीर कमान चलाने में सफल रहे। तो नीतीश कुमार की यह राजनीतिक कमजोरी और यह शारीरिक कमजोरी, नीतीश कुमार के संदर्भ में, एनडीए की संभावनाओं के बारे में और बिहार को लेकर, इस पर हम लोग चर्चा करें। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत कुछ दिया है, जंगल राज से मुक्ति दिलाई है और बिहार जो पिछड़ता जा रहा था 2005 के पहले, उसे आगे की राह दिखाई है। कम से कम विधि व्यवस्था के सवाल पर, या यूं कहें कि सड़कों का जंजाल बिछ गया, घर घर बिजली पहुंच गई। हाँ, स्मार्ट मीटर का लोचा इधर के दिनों में लोगों को परेशान कर रहा है, ये दूसरी बात है। स्कूलों में पढ़ाई भले न हो रही हो, लेकिन बच्चे तो पहुंचा दिए गए हैं, चाहे वह खिचड़ी के बहाने जा रहे हो, चाहे वह डिग्री के बहाने जा रहे हो। लेकिन यदि वह राजनीतिक रूप से कमजोर होंगे, शारीरिक रूप से कमजोर होंगे। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि प्रदर्शन बेहतर रहा जनता दल यूनाइटेड का, 16 सीटें उन्होंने जीत ली। लेकिन यह भी सच है कि जिन समीकरणों के लिए और जिन मजबूत वोट बैंक के लिए वे जाने जाते थे, कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी हो गई। तो संजय जी, यहीं से हम लोग चर्चा शुरू करें, आगे तो कुछ नए सवाल होंगे ही। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि नीतीश कुमार बदलाव के वाहक रहे हैं। 2005 में बिहार जहां था, एक गति तो नीतीश कुमार ने दी और वो गति के वो नायक रहे हैं, इस सच्चाई को स्वीकार करना हो। लेकिन वह व्यक्ति जो गति के नायक रहे हैं, फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों तरीके से ठहरे हुए लगते तो हैं। इस सच्चाई को तो हमने क्या, पूरे बिहार ने देखा। अब गांधी मैदान का वह दृश्य जिसमें रावण वध के दृश्य में कमान भी इनके हाथ से छूट जाती है और तीर तो छूट ही जाती है। माना जाता है कि क्या शारीरिक रूप से नीतीश कुमार जी इतने सक्षम नहीं है कि वो कमान को संभाल सके, और अगर उस कमान को ये नहीं संभाल सकेंगे जिसकी वजह से तीर निशाने पर लगेगा, तो क्या राजनीतिक कमान ये संभाल पा रहे हैं, या वह कमान भी कोई और चला रहा है, तीर भी किसी और के द्वारा चलाया जा रहा है। नीतीश कुमार केवल वहां पर फिजिकली प्रेजेंट है। इस सवाल को लेकर के बिहार में भी चर्चा है कि कोई नीतिगत निर्णय विगत इधर कुछ वर्षों से आपने देखा कि नीतीश कुमार खुद भाषण अपने तरीके से देते थे। वो लिखे हुए स्क्रिप्ट को पढ़ने के आदि नीतीश कुमार नहीं रहे। बिल्कुल। लेकिन कई कार्यक्रमों में हम लोगों ने देखा कि एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट वो पढ़ रहे हैं। शायद वो भी उनके अगल बगल में या जो लोग रहते हैं, उनको लगता है कि पढ़ने के क्रम में कुछ ऐसी बात न ये बोल जाए
कहीं भटक न जाएं, जिसकी वजह से विपक्ष को इन पर हमलावर होने का मौका मिले। तो बिल्कुल। शारीरिक तौर पर जो खबरें आती हैं छन करके बाहर, जो उनके निजी फिजिशियन होंगे, जो उनके लिए वो इलाज के लिए जो डॉक्टर ऑलरेडी उपलब्ध होंगे, मुख्यमंत्री के लिए तो ऑलरेडी डॉक्टर उपलब्ध हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने सही बिल्कुल। कहा कि जो सबसे बड़ा सुख है वो तो निरोगी काया है। जब जी। सूबे के मुखिया स्वस्थ रहेंगे, तभी तो सूबे के स्वास्थ्य की बात की जा सकती है कि सूबे और राज्य भी स्वस्थ होगा। हम्म। अब क्या उनका क्या चल रहा है वो तो वो ज्यादा बेहतर बताएंगे, उसके अधिकृत तौर पर वही बताने के लिए सक्षम भी हैं। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है कि जो खबरें आती है छन करके, विपक्ष जो समय समय पर आरोपित करता है, अगर उन बातों को किनारे भी कर दिया जाए तो कमान और तीर का छूट जाना, वहीं पर डिप्टी सीएम और राज्यपाल के द्वारा तीर को निशाने पर लगाना जी। एक सवाल तो खड़ा कर ही देता है। हम्म। रह गई बात कि राजनीतिक कमान के बारे में भी जो चर्चाएं हैं कि जिस तरह से फैसले किन्हीं और के द्वारा लिए जाते हैं, मुख्यमंत्री जी सहमति उसमें देते हैं नहीं देते हैं, इस कॉरिडोर या इस तरह का जो कोटियर सुन के हैं वो तो वो बेहतर बताएंगे। लेकिन जी। हाँ, लगता है कि जो नीतीश कुमार कुछ फैसलों के लिए जाने जाते थे, निर्णय जब लेते थे और उस निर्णय पर अडिग रहते थे। एक निर्णय के साक्षी तो हम लोग हैं कि शराबबंदी का निर्णय उन्होंने लिया और बड़ी बिल्कुल। मजबूती के साथ लिया। हम्म। वो गठबंधन आते रहे, गठबंधन छोड़ते रहे, इन पर आरोप लगते रहे, शराब की तस्करी की बात हो रही, पैरेलल इकोनॉमी की बात होते रही कि कैसे अनावश्यक तरीके से लोग जेलों में बंद हैं। लेकिन नीतीश कुमार का निर्णय था और उन्होंने कहा कि नहीं, राजस्व हम्म। का जितना भी घाटा हो जाए, अगर ये बिहार के हित में फैसला है तो मैं इस फैसले पर अड़ी। अब हम्म। विगत कुछ दिनों से बताइए कि नीतीश कुमार का कोई वैसा निर्णय जो निर्णय से लगता है कि नहीं, ये निर्णय नीतीश कुमार जी का है और इस जी। निर्णय पर वो चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो हम्म। कमान, क्या इसी तरह से राजनीतिक कमान भी इनकी कमजोर होते जा रही है? जी। और राजनीतिक कमान जब कमजोर होगी, जब ये हम्म। कमान और तीर ही इनके हाथ से छूट जाएगी, तो आपने बिल्कुल सही कहा था कि 2025 के तो यही ये मुखिया हैं, नायक हैं, दो बिल्कुल। एनडीए के, इन्हीं के जी। नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा जाना है। और हम्म। जिस व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना है बिहार के, जिनको ही तीर निशाने पर लगानी है ताकि विपक्ष धाराशायी हो और फिर एक बार एनडीए को सत्ता में ये बिठा सकें, तो नीतीश कुमार जी की कमान, राजनीतिक कमान की बात मैं कर रहा हूं। उन चीजों से अगर हम लोग निकलते भी हैं, शारीरिक अस्वस्थता को लेकर के पूरे बिहार को चिंता है और हम चाहेंगे, आप चाहेंगे कि जल्दी से ये स्वस्थ हो जाए ताकि फिर हम लोग उसी नीतीश कुमार को उसी अंदाज में देख सके। क्या राजनीतिक की कमान भी इनकी इतनी ढीली पड़ गई है, कमजोर पड़ गई है कि कोई और उसको नियंत्रित कर रहा है? ये एक चिंता का विषय है। नहीं, और संजय जी ये शायद बात सही है ना। संजय जी ये बात सही है ना कि नीतीश कुमार के विभिन्न चेहरों को हम लोगों ने देखा है। संघर्ष बाबू के रूप में 2005 के पहले, फिर सुशासन बाबू के रूप में 2005 से 2010 के दरमियान, फिर समीकरण बाबू के रूप में 2015-2020 और जिद्दी बाबू के रूप में। देखिए आपने शराबबंदी की बात की, शराबबंदी कितना सफल नहीं सफल इस पर हम लोग अलग से चर्चा कर लेंगे। हाँ, लेकिन जिद है उनकी। और आपने कहा कि देखिए यह बात तो सही है, आजकल स्क्रिप्टेड भाषण, इसके अलावा वो क्या बोलते हैं, मैंने ही न सब किया है जी, हम ही न कर रहे हैं सब जी, कोई काम बचा है जी, उठो जी सब, ताली बजाओ, क्यों नहीं खड़े हो रहे हो। तो ये जो बातें हैं ये गंभीर सवाल के रूप में जनता के सामने लोग चर्चा करने लगते हैं। उम्र हो गई है और देखिए उम्र हर व्यक्ति की होती है, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में लोग कहते हैं, जो उनके करीब लोग हैं, कि वे यह मानने को तैयार नहीं होते कि मैं बीमार हूं। देखिए यह भी अच्छी बात है कि यदि बीमार व्यक्ति अपने को बीमार मानने लगे तो वह और ज्यादा बीमार हो जाता है। लेकिन बिहार के लोग उस नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं जो 2005 से 2010 के नीतीश कुमार थे, जिन्होंने बिहार को एक नई तस्वीर दिखाई, बिहार को एक नया सपना दिखाया और उस सपने पर आगे चलना, आगे बढ़ना दिखाया। लेकिन वो नीतीश कुमार अब जनता
के कितने करीब हैं वो और जनता के कितने दूर हैं वो, आपको याद होगा हर साल वो यात्रा पर निकलते थे, गांवों में चले जाते थे, वहां सुबह में सैर करते थे और इसी सैर के बहाने जब वह मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे गांव की स्थिति को, और लगता था जिधर गए उधर तो गांव भी संवर जाते थे, लेकिन ये सब काम बंद हो गए। और अब जेडीयू कैसे चल रहा है ये हम और आप समझते हैं संजय जी, जनता भी समझ रही है और जनता के बीच संदेशा भी जा रहा है, यह नीतीश कुमार के लिए भी गड़बड़ है और जेडीयू के भविष्य के लिए भी गड़बड़ है। बिल्कुल सहमत हैं हम आपसे कि नीतीश कुमार कोई न कोई पदयात्रा का नाम दे करके निकलते थे बिहार की राजधानी पटना से बाहर, जिला मुख्यालय में रुकते थे, गांव गलियों के लोगों से मिलते थे, उनसे बात करते थे, अधिकारियों को निर्देशित करते थे और जो अधूरे काम होते थे इसको लेकर के इनके मन में एक गुस्सा भी होता था, टास्क देते थे कि अगली बार ये काम पूरा होना चाहिए। वो नीतीश कुमार राजधानी में ही ठहर गए, पदयात्रा जैसी चीज अब नहीं रह गई, जनता दरबार में मिलते थे और कहा जाता था। प्रशांत किशोर जो पदयात्रा अभी कर रहे हैं, गांव में जाकर रह रहे हैं, हमने और आपने देखा है कि गांव में नीतीश कुमार आ जाते थे हैं? और सुबह गांव की पगडंडियों पर लोगों के दरवाजे पर पहुंच जाते थे और खैर मकदम पूछते थे, लोगों की तकलीफें जानते थे और जिला प्रशासन और शासन प्रशासन के लोग हलकान रहते थे, मुख्यमंत्री कहां चले जाएंगे, क्या पूछ देंगे, क्या देख लेंगे, क्या समझ लेंगे, लेकिन वो तस्वीर तो अब रही नहीं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि दो चीजों के लिए नीतीश कुमार को और भी याद किया जाएगा, उनके विकास के कार्यों के साथ साथ उनके अलग अलग यात्राओं को लेकर के और जनता दरबार को लेकर, जहां सीधे जनता के साथ इनका संवाद होता था, बीच में कोई व्यक्ति नहीं होता। क्या जनता से संवाद चल रहा है या चीजें रुक गई हैं? क्या यात्राएं चल रही हैं या यात्राएं ठहर गई? जो लोग भी इनकी यात्राओं में इनके साथ होते थे, एक दो करीबी बताते थे जो आप अभी बता रहे हैं कि कब किस गांव की तरफ निकल जाते थे, लोगों से पूछने लगते थे क्या आपके गांव में ये विकास की योजनाएं आकार ली, ये फंड सैंक्शन हुआ था, क्या उसका कोई एग्जीक्यूशन यहाँ हुआ, और फिर उससे फीडबैक लेकर के तुरंत उस पर वो एक्शन में आ जाते थे। बिल्कुल नीतीश कुमार के इस चेहरे को लोगों ने देखा है, जो नीतीश कुमार अब कहिए कि मुख्यमंत्री आवास से लेकर के और वो कार्यक्रम स्थल जो तय होता है वहां तक जाते हैं और कार्यक्रम स्थल पर भी जब लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ने लगते हैं, क्या बिहार गरीबी, बदहाली, अशिक्षा, बेरोजगारी से निकल गया? ये बिहार प्रति व्यक्ति आय में देख लीजिए ना, 1,32,000 आय प्रति व्यक्ति आय है नेशनल, बिहार की प्रति व्यक्ति आय है 32,000 33,000 रुपया, 35,000 तक लोग बोलते हैं। और अगर पटना और बेगूसराय को निकाल दीजिए तो ये आय 24,000। सोचिए कि साल में इसकी आमदनी 24,000 हो, 23,000 हो, मतलब 100 रुपया से कम में एक बिहारी कमाता है। और ऐसा इसमें भी 92 से 94 लाख परिवार ऐसे जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम, उससे कम है, बिल्कुल। और ये सोशियो इकोनॉमिक सर्वे इनका जो हुआ, उस सोशियो इकोनॉमिक सर्वे में सरकार का रिपोर्ट है कि अगर 3 करोड़ परिवार बिहार में हैं तो मान के चले हम लोग ना कि 1/3 परिवार बिहार में 6,000 से कम कमाने वाले हैं। अब 6,000 से कम में 5,000 भी हो सकते हैं, 4,000 भी हो सकते हैं। क्या सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जो इतने विजनरी रहे, सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि बिहार के स्कूलों में बच्चे बादल देखते थे और घरों की तरफ भाग जाते थे। स्कूल के भवन तो नीतीश कुमार जी ने बनाया। अगर आप किसी रास्ते से एनएच से जाइए, एसएच से जाइए, किसी भी सड़क से जाइए, स्कूल का भवन गुलाबी रंग में रंगा हुआ बिहार में दिखता। शिक्षक हो न हो, खिचड़ी भले बढ़ती रहे, लेकिन वो स्कूल के भवन अब दिखते हैं कि ये स्कूल का भवन है। एक ब्लूप्रिंट इन्होंने लाया था बिहार को लेकर के कि हम एक बदलते हुए बिहार देंगे या सौंपेंगे बिहारियों को। जब कोई व्यक्ति फिजिकल तौर पर ही कमजोर है, शारीरिक तौर पर ही अब उतने सक्षम नहीं है निर्णय लेने की स्थिति में, वो अपने को बीमार माने ना माने या उनके लोग को जो कहना हो डिफेंड में बोले, लेकिन जो दृश्य है
जो कई कार्यक्रमों में जो चीजें दिख जाती है, उससे तो लगता ही है ना कि नीतीश कुमार जो 2005 से 10 के नीतीश कुमार थे, जो बदलाव बिल्कुल। के बाद की सारी योजनाएं, चाहे वो साइकिल योजना हो, चाहे वो पोशाक योजना हो, चाहे वो 30-30 ऑर्गेनाइज गैंग को रोकना हो, चाहे नरसंहारों के दंश से बिहार को बचाना हो, ये सारे जो निर्णय हैं और सारे जो चीजों पर विराम लगाने वाला कोई व्यक्ति रहे हैं तो वो नीतीश कुमार रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, बाद में वो समीकरण साधते रहे और सत्ता उनके समीप रही, वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे रहे, वो एक अलग बात है। लेकिन नीतीश कुमार शारीरिक तौर पर जिस तरह से कमान उनके हाथ से छूटी, तीर छूटी, कहा जाता है कि अब राजनीति की कमान भी अब उतनी मजबूत पकड़ उनकी नहीं है। और विपक्ष तो आरोप लगाता है कि कुछ लोग हैं जो बैठ करके फैसले लेते हैं। क्या वो फैसले, वैसे फैसले कोई बता दीजिए बिहार में विगत 2-4-5 वर्षों में जो वैसे नीतिगत फैसले हों जो बिहारियों के हित में हो, जिससे बिहार का ड्रेस्टिक चेंज आया हो। ठीक है, वो ट्रिपल एस की बात हम लोग करते रहे, वो जमीन का सर्वे, स्मार्ट मीटर, शराबबंदी, इस पर हम लोग बात कभी कर लेंगे अलग से। जी लेकिन बिल्कुल। कोई ऐसे नीतिगत फैसले रोजगार के सवाल को लेकर कि नहीं, नीतीश कुमार जी अड़ गए और इन्होंने कहा कि नहीं, अब हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए जो कुछ हो सकेगा हम बिहार में करेंगे, हम यहाँ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के लिए जो कुछ भी हो सकेगा करेंगे। आपको याद होगा कि जब वो 40 लाख मजदूर लौटे थे तो स्किल मैपिंग की बात इन्होंने की थी। जी जी। तो हम बिहार के वैसे स्किल्ड वर्कर, उनको हम लोग स्किल मैपिंग करेंगे कि कौन इलेक्ट्रीशियन है, कौन प्लम्बिंग का काम कर रहा है, कौन जो है शटरिंग का काम करता है, कौन मैसन का काम करता है, सबका स्किल मैपिंग करके और बिहार में एक माहौल देंगे। क्या हुआ स्किल मैपिंग का? चीजें वहीं की वहीं ठहर गई। तो अगर सत्ता का कमान कमजोर पड़ेगा, निर्णय कहीं और से होगा, तो वो नीतीश कुमार जी जो बिहार के हितों में निर्णय लेते, शायद वो निर्णय अब उनके निर्णय नहीं होंगे, वो निर्णय तो कहीं और से लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। और जब निर्णय कहीं और से लिए जाएंगे तो ठहरा हुआ बिहार के गवाह तो हम लोग बनेंगे ही ना। विपक्ष तो सवाल उठाएगा कि भाई आप बराबर कहते हैं कि सड़क, बिजली, पानी से आगे भी तो बिहार है, बिल्कुल। अर्बनाइजेशन तो बिहार में हो नहीं पा रहा है। देखिए ना, और इसका परिणाम क्या हुआ, ठीक ऐसी ही स्थिति परिस्थिति उड़ीसा में क्रिएट हुई। नवीन पटनायक चुनाव हार गए, लोकसभा का चुनाव भी हारे, विधानसभा में भी हारे, और सरकार वहां बदल गई। आज भी मैं उड़ीसा में लोगों से बात करता हूं तो नवीन पटनायक के प्रति लोगों की संवेदना है, सहानुभूति है। लेकिन लोग कहते हैं कि देखिए, उम्र इतनी अधिक हो गई थी कि वे बहुत दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाते, और उड़ीसा की जनता ने फैसला किया कि बदलाव आवश्यक है, क्योंकि ठहरना गड़बड़ है, ठहरना किसी प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। तो आपने वहां भी देखा था किस तरीके से पांड्यन, लोग यह चर्चा पूरी दुनिया में जान चुके थे कि नवीन पटनायक फैसला नहीं कर रहे हैं, पांड्यन फैसला कर रहे हैं। ठीक ऐसी ही बातें देखिए, तेजस्वी यादव लगातार हमलावर रहते हैं। अब तो प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि 4 लोग चला रहे हैं। लेकिन जेडीयू में इस मानसिकता के लोग भी बैठे हैं कि तेजस्वी यादव से सीधी लड़ाई हुई तो नीतीश कुमार का चेहरा, नीतीश कुमार का काम इतना बड़ा है कि सीधी लड़ाई में तो तेजस्वी यादव कहीं टिकेंगे नहीं, क्योंकि वे मानते हैं कि तेजस्वी यादव के पास जो आधार वोट है वह अधिक बढ़ने वाला नहीं है। और फिर अभी आपने हरियाणा के चुनाव में गुलबंदी देखी कि वहां की जो सबसे मजबूत जाति, जाट के खिलाफ तमाम जातियां एक हो गई। लेकिन बिहार के संदर्भ में इसका भी ध्यान रखना होगा कि तीसरी एंट्री जो प्रशांत किशोर की है वह जाति की बात नहीं कर रहे, वह प्रशांत किशोर ही कहला रहे थे, लेकिन जगदानंद सिंह ने उन्हें प्रशांत किशोर पांडे बना दिया। तो प्रशांत किशोर की जो एंट्री है वह कितना नुकसान जेडीयू बीजेपी को पहुंचाएगी, क्योंकि 2020 में किस तरीके से चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचाया था जेडीयू को, हमने और आपने देखा है। और फिर आरजेडी को कितना नुकसान, क्या सवर्ण वोटर इधर से छिटकेंगे, क्या मुसलमान उधर से छिटकेंगे, क्या बिहार में बिल्कुल त्रिकोणीय लड़ाई हो जाएगी। और नीतीश कुमार इस अवस्था में, यदि उनकी सेहत सचमुच खराब है तो कितना लड़ पाएंगे, यह बड़ा सवाल बिहार के सामने तो मौजूद है ही ना संजय जी।
नहीं, देखिए, जो मौलिक सवाल हैं, मौलिक सवाल को लेकर के बिहार का युवा अंदर से उद्वेलित है। जी। और खास करके जो 15 साल से लेकर के 24 साल या 15 साल से 26 साल के अगर युवाओं को देखेंगे, हम्म, तो अपने भविष्य को लेकर के वो सशंकित है। उस युवा के दिल और दिमाग में समीकरण नहीं है। उस बिल्कुल। युवा के दिल और दिमाग में है कि हमारी बेहतरी के लिए क्या है। कल ही एक लड़के से मेरी दिल्ली में बात हो रही हम्म, थी, एक बड़ी कंपनी में काम करता है। हम्म, वो कह रहा था कि रिसेशन का प्रभाव इतना अधिक है कि अब मैं बिहार लौटना चाहता हूं, लेकिन बिहार लौटने के लिए कोई बड़ी संभावना दिखती नहीं कि हम वहां लौट करके करेंगे क्या। अगर इन नौजवानों को एक संभावना दिखा दी जाए, जी। कौन दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, वो तो उनका ब्लूप्रिंट होगा। लेकिन एक सवाल तो है कि आखिर अगर खेती कमाने वाली हो और शिक्षा भी कमाने वाली हो, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन जिसको हम लोग कहते हैं, अगर इस ब्लूप्रिंट पर काम करके युवाओं को एक रोजगार का माहौल प्रदान किया जाए बिहार में, तो समीकरण टूट सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इतिहास की पुनरावृत्ति बार बार होती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ओवर कॉन्फिडेंट थे, बिल्कुल। सारे मीडिया उसी को फोकस किए हुए थे कि इस बार तो कांग्रेस को आना ही आना है। चूंकि वो बता रहे थे कि नहीं, वो इतना घिर गई है सरकार, लेकिन जनता ने जो निर्णय दिया वो एक अलग तरह का निर्णय था। तो जनता के निर्णय को तो स्वीकार करनी होगी। कौन कितने समीकरण को साध पाते हैं, सामने की लड़ाई में तेजस्वी यादव जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, रोजगार तो एक बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल नौकरी है। एक बड़ा मुद्दा है। जी। और तेजस्वी जी को सत्ता में लाने में यही सरकारी नौकरी कायम रहा। जो हम्म, डिस्कोर्स उन्होंने 2020 में बनाया था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और एनडीए को आना पड़ा था कि 19 लाख हम रोजगार देंगे। हाँ, और निर्मला वही, सीतारमण ने पटना में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वही राजद, जिस समय लालू प्रसाद जी भी जेल में थे, तेजस्वी अकेले लड़े बिहार में, और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी उभर करके बिहार में आई। केवल बिल्कुल। एक उन्होंने डिस्कोर्स में चीजों को लाई थी कि हम नौजवानों को सरकारी नौकरी हम्म, दें। अगर मौलिक सवालों को लेकर के और नौजवानों को लेकर के कहा जाता है कि ये जो एक आबादी है, ये आबादी करीब करीब बिहार में 4-5 करोड़ की आबादी है, और अगर उसके मन में एक द्वंद है, बाहर में हमें कोई मौका मिलता नहीं है, राज्य इसके लिए कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं कर रहा है, इसके लिए कोई जमीन ऐसी है नहीं, कौन व्यक्ति चाहेगा जो अपने राज्य को और मजबूत न बनाए। शिक्षा के लिए भले लोग बाहर जाते हैं, अच्छी शिक्षा के लिए भी बाहर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये शिक्षा के लिए लोग जाते रहे हैं, विदेश नहीं में जाती जाते है। रहे हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन वो शिक्षा लेने के बाद वो लौटते हैं अपने घरों में और उसको मजबूत और ऊर्जावान बनाते हैं। अगर नहीं इन तो सवाल नौजवानों, वही है। नहीं, सवाल संजय जी आपने ही जवाब दे दिया कि जो दिल्ली में आपसे बातचीत हो रही थी, जिनकी बातचीत हो रही थी कि वो लौटना चाहते हैं, लेकिन संभावना नहीं देख रहे हैं। कल ही देखिए, जो मेरा हेयर कट करता है, जो ठाकुर है मेरा, बहुत बड़े बड़े लोगों का भी बाल वह बनाता है, राजेश ठाकुर नाम है। जब वो कल मेरी हजामत कर रहा था, बाल बना रहा था, तो उसने पूछा, ठाकुर तो बात करने वाले लोग होते ही होते हैं, हम लोगों ने तो गांव की परंपरा देखी है जी कि सर ये प्रशांत किशोर कैसा रहेगा सर। तो हमने पूछा, राजेश तुम क्यों ऐसी बात कर रही हो सर। तो नहीं सर, वो बच्चा की बात करता है सर, वो बच्चा की बात करता है और बच्चा की बात तो होनी चाहिए। तो हमने कहा, अच्छा तुम्हारी जाति में भी ये बात शुरू हो गई। तो कहता है, सर शहर में तो बातचीत शुरू हो गई है, गांव में अभी बातचीत नहीं पहुंची है। तो शहर की बातचीत तो ही फिर गांव में पहुंचती है। तो यह बहस तो कि ठीक है, जो बातें होती है कि आपने इसके लिए वोट दे दिया, आपने उसके लिए वोट दे दिया, लेकिन बच्चों के लिए कब वोट देंगे। और जो कहा जा रहा है अब की बारी बच्चों की बारी, तो ये बात शुरू हो चुकी है। नहीं, इस सच्चाई को तो स्वीकार करना होगा कि प्रशांत किशोर जी को लोगों ने सुनना तो शुरू कर दिया है बिहार में, हम्म, और सुनता है तो लगता है कि कोई व्यक्ति हमारी बात कर रही है, कोई व्यक्ति हमारी अगली पीढ़ी की बात कर रहा है। तो अगर बिल्कुल। हमारी अगली पीढ़ी की बात कर रहा है, हमारे बच्चों की बात कर रहा है, हमारे बेहतरी की बात कर रहा है, अगर प्रशांत किशोर जी ने 3 बात कही
कि या तो आपके पास पूंजी हो, या तो शिक्षा हो, नहीं तो जमीन हो। तो ये बिल्कुल। सच्चाई तो है ना कि बिहार में 60% लोगों के पास जमीन नहीं है, 40% लोगों के पास ही जमीन है। अब जमीन, आप भौगोलिक सीमा को तो बदल नहीं पाएंगे, जी। तब दो ही ऑप्शन बच जाता है, पूंजी और शिक्षा। बिल्कुल। पूंजी के लिए प्रशांत किशोर जी ने जो एक ब्लूप्रिंट दिया कि कुछ हम्म। नहीं, छोड़ दीजिए दूसरे को, हम्म। हमारे ही पूंजी से हमारे ही श्रमिक जो अपने ही बैंक में पैसा जमा करते हैं, जिस सीडी रेशियो की बात करते हैं, जी। क्रेडिट डिपॉजिट की बात, कि अगर हम्म। 4,61,000 करोड़ अगर हम जमा करते हैं बैंक में, हमारे हिस्से में बैंक कितना देता है, 1,00,000 करोड़ या 1,61,000 करोड़, 3,00,000 करोड़ पैसा हमारा चला कहाँ जाता है, आंध्रा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। जबकि गुजरात में जो सीडी रेशियो है उसका जी। 90% वहां के लोगों को बिल्कुल। मिल जाता है लोन के रूप में, पूंजी बिल्कुल। के रूप में। हम्म। भाई आप हमारे ही पूंजी को हम ही को लोन के रूप में दे दीजिए, हम उससे व्यवसाय कर लेंगे। और जब व्यवसाय कर लेंगे तो यहाँ का श्रमिक तो अद्भुत मेधा का धनी है ना, वो जी। उसी में मेहनत करके और इतना अच्छा इंटरप्रेन्योरशिप में साबित कर देगा कि उसकी ताकत, उसकी क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और हम्म। शिक्षा, शिक्षा पर हम लोग बात कर चुके हैं, आगे भी हम लोग बात करेंगे। क्वालिटी एजुकेशन पर बिहार में कोई बात नहीं करता है, कोई बात नहीं देखिए, करता है कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं। मैं देख रहा हूँ संजय जी कि इधर के दिनों में दिल्ली में जो नई मुख्यमंत्री बनी है आतिशी, वह लगातार स्कूलों में छापा मार रही है, स्कूल जा रही है और लाइव दिखाया जा रहा है क्या कमजोरी है और क्या होना चाहिए। हमने तो के पाठक जी का देखा था कि वो कहीं कहीं पहुंच जा रहे थे, लेकिन हमने किसी शिक्षा मंत्री और हमने किसी मुख्यमंत्री को नहीं देखा। मतलब मेरे स्मरण में तो देखिए 1990 के बाद से ऐसा कोई दृश्य नहीं है कि जहां स्कूलों में पहुंचकर हमारे राजनेता, और जब शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक भी होती है तो कोई यह नहीं पूछता है कि अच्छा इन स्कूलों का प्रदर्शन कैसा है, इनके बच्चे कैसे कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। स्कूल की बिल्डिंग पर बात हो जाती है, शिक्षकों के वेतन पर बात हो जाती है, छुट्टियों पर बात हो जाती है, शिक्षक संघों पर बातचीत हो जाती है, शिक्षा विभाग की समस्याओं पर बातचीत हो जाती है, लेकिन बच्चे कैसा कर रहे हैं, नतीजे कैसे आ रहे हैं, इसकी चिंता यदि कोई नहीं नहीं, मुख्यमंत्री और शिक्षा। वो तो मिसाल है ना। मैंने जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी को देखा जी। कि ऑन स्पॉट बिल्कुल। उन्होंने हेडमास्टर साहब से अटेंडेंस रजिस्टर मंगवाया, और जो शिक्षक बिना सूचना के अनुपस्थित थे या प्रधानाध्यापक अनुपस्थित थे, उनसे उन्होंने फोन पर बात की कि जी। भाई आप बिना सूचना के क्यों गायब हैं। सेफ हम्म। ड्रिंकिंग वाटर पर बात कर रही हैं, वो हम्म। क्लासरूम की सफाई पर बात कर रही हैं, वो फर्श पर बात कर रही हैं कि आपके कमरे में टाइल्स लगा हुआ है और बच्चे को ऐसे फर्श पर आप पढ़ाती हैं, फिर ये जो पैसे आते हैं वो कैसे हैं। बच्चों की कॉपी देख रही हैं। हाँ, बच्चों की कॉपी देख रही है कि होमवर्क आपने क्या दिया है, और अगर जी। होमवर्क आपने दिया है तो करेक्शन वर्क है कि नहीं है, और अगर बिल्कुल। करेक्शन वर्क नहीं है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है। सोचिए हम्म। तो कि जिस राज्य की मुखिया अगर शिक्षा को ही मिसाल बना ले, बिहार तो बिल्कुल। मैंने कहा ना, हम लोग आगे बात करेंगे कि अगर जी। केवल एक रिवॉल्यूशन बिहार में आ जाए शिक्षा, तो वो हम समझते हैं कि ये देश के लिए एक बड़ा मिसाल होगा। क्योंकि यहाँ के बच्चे अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं। वो जी। गांव गरीब खेत खलिहान के बच्चे को भी आप बुला लीजिए और देखिए कैसे मैथमेटिक्स में, कैसे वो ग्रामर में, कैसे वो साहित्य में, कैसे इकोनॉमिक्स में, कैसे वो कॉमर्स में वो अच्छा करने लगता है। हम्म। वो चीजें ठहर गई है इसलिए कि उस पर कहीं किसी का ध्यान ही नहीं। और अगर प्रशांत किशोर एक माध्यम ही बनते हैं, वो अगर ये कह रहे हैं, इस बात में सच्चाई है कि मैं सत्ता परिवर्तन में नहीं आया हूं, मैं व्यवस्था परिवर्तन में आया हूं। जी। अगर व्यवस्था को परिवर्तित कराने में भी वो सफल हो जाते हैं, हम्म। ठीक है, कोई मुखिया रहे, किसी पार्टी की सरकार बने, बिहार का तो भला हो जाएगा। चूंकि बिहार के बच्चे और जी। बिहार की प्रतिभा जो असमय दम तोड़ रही है, हम्म। दम तोड़ना इसलिए मैं कहूंगा कि आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 12% जी। मात्र देखा गया है बिहार के बच्चे हायर एजुकेशन में जा पाते हैं, जो मास्टर डिग्री उसमें ले पाते हैं 12%। नेशनल आपका एवरेज 27% है।
बिहार का 12% है, और अब ये एवरेज और घट रहा है। चूंकि अब गांवों में, मैं इधर लगातार कुछ दिन गया था गांव में, वहां चर्चा होने लगी है कि वैसी शिक्षा जो डिग्री केवल मिल रही है, नौकरी यह शिक्षा तो देगी नहीं, रोजगार तो यह शिक्षा देगी नहीं। तो फिर इस शिक्षा के प्रति इन बच्चों के अंदर में उत्साह क्या है? अगर उन बच्चों के मन में यह भाव भर दिया जाए, तुम पढ़ो, इससे संबंधित रोजगार देने की गारंटी मेरी होगी, एक माहौल मैं दूंगा, हम समझते हैं कि बिहार बदल जाएगा। लेकिन जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, संजय जी, अभी नवरात्रा का दिन था, मेरे घर में पूजा कराने वाले जो पंडित जी आ रहे थे, तो जब जा रहे थे, मैं उन्हें दक्षिणा दे रहा था, घर का हालचाल पूछ रहा था, तो हमने पूछा पोती क्या कर रही है, तो उन्होंने कहा कि बीएड कर रही है। तो हमने पूछा कि कॉलेज जाती है, तो उन्होंने कहा कॉलेज जाने की जरूरत क्या है, कॉलेज जाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसी बिल्कुल, स्थिति, हाँ, तो ये नहीं, स्थिति इस तो पर है तो नहीं हम लोग बात कर चुके हैं कि ना, इस पर हम लोग आगे भी 30-35 बातें साल से, करेंगे। हाँ, बिल्कुल 30-35 साल से बिहार में शिक्षक बनाया ही नहीं गया, जी जबकि एक बड़ी संभावना है। अभी भी 2-2.5 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं बिहार में। रिटायर होते गए शिक्षक, नए शिक्षकों की आपने नियुक्ति नहीं की, और इधर कुछ आपने बैकलॉग भरने की भी कोशिश की है, फिर भी शिक्षकों के पद खाली हैं। लेकिन कैसे शिक्षक से आप भरेंगे? जिन्होंने शिक्षक ट्रेनिंग की डिग्री ली है, शिक्षक की ट्रेनिंग नहीं की है, ये वो 2 डिग्री साल लिया। का जो कोर्स होता है वो ट्रेनिंग उन्होंने नहीं किया, वो शिक्षक ट्रेनिंग कॉलेज से उन्होंने डिग्री ली है, और वो जी डिग्री एक आधार बना है उनके नौकरी का, शिक्षक बनने का। वैसे लोगों से आप कैसा छात्र पैदा करेंगे, कैसी व्यवस्था बनाएंगे? अगर प्रशांत किशोर ने इसको एक मिसाल के तौर पर लिया कि ठीक है, हम शिक्षा की गुणवत्ता पर काम करेंगे, जो हमने गांव की गरीबी, फटेहाली, बेबसी, लाचारी जो हमने देखा है कि बच्चे, अब ड्रॉप आउट रेशियो बिहार को रोक दिया गया, इस सच्चाई को मैं मानता हूं। तो केवल इनरोलमेंट बढ़ा देने से उनमें कोई क्वालिटी तो आ नहीं जाएगी, वो लड़के कंपटीशन क्वालिफाई करेंगे नहीं। वो बैंकिंग और रेलवे, बिहार उसका गवा रहा है कि ग्रुप डी की नौकरी के लिए, आप भी उस खबर को कई बार चलाए थे, रेलवे जी में ग्रुप डी की नौकरी के लिए कैसे मारामारी हो रही थी, बिल्कुल बिल्कुल। जबकि ग्रुप डी की नौकरी कोई बिहार का लोग करना नहीं चाहता था। क्या बिहार की मेधा रेलवे में, बैंक में, एसएससी सर्विसेज में, सेंट्रल कर्मचारी सर्विसेज में, यूपीएससी में, जो सिविल सर्विसेज है अन्य राज्य के, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, ये बिहार के बच्चे तो वहां अपना डंका बजाते थे, और वो बच्चे जाकर के क्या है, ग्रुप डी की नौकरी के लिए मारामारी कर रहे हैं। तो जब तो ये क्वालिटी मारामारी कर होगी, रहे हैं, और ये बहुत ही गंभीर बात है। लेकिन देखिए, आज जहां से हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी कि क्या नीतीश कुमार राजनैतिक और व्यक्तिगत रूप से, शारीरिक रूप से कमजोर पड़ते जा रहे हैं, और इसका असर बिहार की राजनीति, बिहार के भविष्य पर क्या होगा, तो बिहार की बात हम आगे भी जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से आएगा तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।